वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो गाइस आप सभी फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट 37 है आज हमारा और मैं करा रही हूँ टीजीटी के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी, बीपीएससी के लिए या फिर ऑल स्टेट टीजीटी पीजीटी एग्जाम जहाँ पे भी आपको लिटरेचर पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ईएमआरएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो देखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को देख सकते हो, बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या खास है आज हमारे पास। और गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। चलिए गाइज, और लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो पहुँचे और ये वीडियो बूस्ट हो पाए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो पाए, ठीक है भाई। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रहा। मेड ऑर्डिनरी बाय ओवर यूज़। कोई चीज़ चाहे बहुत अच्छी भी हो, बट हम क्या करते हैं कि बहुत बार, जैसे कोई अच्छा कपड़ा ही है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको, बहुत ज़्यादा उसको पहन डालते हैं, तो फिर क्या होता है, ओवर यूज़ हो जाता है उसका। तो ओवर यूज़ के द्वारा किसी चीज़ को जब हम ऑर्डिनरी बना देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग गाइज हैकनीड। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे। देखिए, लाइसेंस होता है थोड़े से मोरल लेंस की कमी होती है, मोरल वैल्यूज़ की जिस व्यक्ति में कमी होती है उसको कहते हैं हम लोग थोड़ी लीचर टाइप। और एफेमिनेट आपको पता है, जिसमें महिला वाले गुण होते हैं, ठीक है, महिला वाले गुण होते हैं, महिला वाले गुण जिस व्यक्ति में होते हैं। और लाइसेंस होता है आपका लैक ऑफ मॉरल, ठीक है, लैक ऑफ मॉरल, ठीक है भाई, ये ऊपर वाला कुछ नहीं है। चलिए, तो व्हाट डज 14 ब्रास वांट फ्रॉम हैमलेट। आपको पता है कि 14 ब्रास जो है क्या करना चाहता था, हैमलेट के साथ वो अटैक करना चाहता था वहाँ पे। तो इसमें गाइज रहता क्या है कि 14 ब्रास क्या चाहता है हैमलेट से, ये पूछा जा रहा है। तो वो क्यों अटैक करना चाहता है वहाँ पे, आप पोजीशन, वहाँ पे डेनिस कोर्ट में पोजीशन पाना चाहता है। लैंड्स दैट वंस बिलोंग टू नॉर्वे, उस भूमि को पाना चाहता है जो कभी नॉर्वे की हुआ करती थी। आ मैरिज टू ओफिलिया, ओफिलिया से शादी करना चाहता है, या फिर आ टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स। तो कौन सा होगा इसमें से। देखिए, हैमलेट के फादर ने ही जो है 14 ब्रास के फादर को जो है मर्डर किया था, है ना। तो यहाँ पे वो भी थोड़ा सा रिवेंज भी रहती है इसके माइंड में। और थोड़ा सा एक चीज़ और भी होती है कि उसको मार करके जो ज़मीन इन्होंने लैंड अपने एरिया में ले ली थी, तो उसको भी वो वापस पाना चाहते थे। तो इसीलिए जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर स्कूल इज थॉट टू हैव बीन अटेंडेड बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा कौन सा ग्रामर स्कूल अटेंड किया गया था इनमें से। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन है, किंग एडवर्ड 6 स्कूल के नाम से जो स्कूल था वो इन्होंने किया था। और ये था कहाँ, ये आपका लोकेटेड था ऑन द कॉर्नर ऑफ चर्च स्ट्रीट एंड चैपल लेन, है ना, चैपल लेन और चर्च स्ट्रीट में ये था। Which of the following author breathed his last on 14th अगस्त एज्ड 89, 89 साल की उम्र में 14 अगस्त में को किसकी डेथ हुई थी, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन अवोन में, ठीक है गाइज, ये आपको बताना है। 1984, मैंने यहाँ सन नहीं दिया है, सॉरी। तो 1984 कब, 1984 में हुई थी ये डेथ। तो कौन से थे वो, तो बिल्कुल सेम जो शेक्सपियर की लोकेशन है वही इनकी लोकेशन है, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। वैसे ऑप्शन इसमें शेक्सपियर है नहीं, और वैसे भी 14 अगस्त का शेक्सपियर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है गाइज। तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। और 1616 में हुई थी शेक्सपियर की तो डेथ, 23 उसको, है ना। तो जॉन बेंटन प्रीस्टले जो थे वो यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। समथिंग विक्ड दिस वे कम्स अ 1962 डार्क फैंटेसी नॉवल बाय, ये क्या है, रे ब्रैडबरी, टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम शेक्सपियर। यहाँ देखिए क्या है कि समथिंग विक्ड दिस वे कम्स, ठीक है, ये एक नॉवल है। समथिंग विक्ड दिस वे कम्स, ये एक नॉवल है यहाँ से यहाँ तक का। तो इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है भाई, ये एक नॉवल है आपका, और ये कब आया था, 1962 में आया था। है किसका, ये आपके है रे ब्रैडबरी, ठीक है, रे ब्रैडबरी के द्वारा इसको लिखा गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि टेक्स इट्स टाइटल, ये कहाँ से इसने अपना टाइटल लिया है। तो ये गाइस, यहाँ पे आपने मैकबेथ में विचेस के बारे में सुना है, 3 विचेस। तो विचेस स्पीच, विचेस की जो स्पीच रहती है, फाउल एंड फेयर, यहाँ से इस प्ले स्टार्ट होता है, या कोई अदर स्पीच होगी जहाँ से इन्होंने जो है ये टाइटल लिया है। द इसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाय, ये किसका वर्क है, जो इसेंशियल शेक्सपियर है ये किसका वर्क है।
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जे डॉवर विल्सन का वर्क है ये, इसेंशियल शेक्सपियर। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और अदर भी हैं जो जे डॉवर विल्सन ने लिखे हैं, उस अदर भी मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे एक इनका व्हाट हैपन्स इन हैमलेट है करके है, शेक्सपियर्स इंग्लैंड है, अ बुक ऑफ एलिजाबेथ एंड प्रोज करके, द इसेंशियल शेक्सपियर आपका हो ही गया, द फॉर्चून्स ऑफ फालिस्टाफ है, और शेक्सपियर्स हैप्पी कॉमेडीज है, और शेक्सपियर सोनेट भी है इनका, ठीक है, शेक्सपियर सोनेट ये भी इन्हीं का है। हु हैज़ कंपोज द पोएम एन हैथवे? एन हैथवे कौन थी? इनकी वाइफ थी, जो कि इनसे 8 साल बड़ी थी, है ना। वो 26 की थी, 18 के थे जब इनकी शादी हुई थी, ये याद रखिएगा। तो 8 साल बड़ी थी वो कम से कम इनसे। और इनके एन हैथवे के नाम पे ही किसने जो है ये नॉवल जो भी है ये लिखा है, ये वर्क, ठीक है, ये पोएम सॉरी है ना, पोएम एन हैथवे किसने कंपोज की है? तो ये आपके कैरोल एन डफी, ठीक है भाई, पहला ही ऑप्शन है कैरोल एन डफी। द रीजन मिल्टन रोट इन फेटर्स वहन ही रोट ऑन एंजल्स एंड गॉड। देखिए फेटर्स का आंसर मैंने आपको कल बताया था। फेटर क्या होता है? चेन होती हैं जिनमें बांध दिया जाता है किसी व्यक्ति को, कैदी वगैरह को, प्रिजनर को, जो एंकलेट में जो चेन पहना देते हैं जिससे वो भाग ना पाए, तो उसी को हम लोग फेटर्स कहते हैं। इसको हमेशा प्लूरल में यूज़ करते हैं हम लोग। तो फेटर्स ये कहना चाहते हैं यहाँ पे, जो रीज़न है ना मिल्टन के साथ, वो क्या है कि जब वो लिखते हैं ना तो फेटर्स होती है, चेन पड़ी होती है, जंजीरों में होते हैं वो, जब वो रोट ऑन एंजल्स या गॉड के बारे में लिखते हैं, एंड एट लिबर्टी। और जब वो डेविल्स है ना, डेविल्स या हेल के बारे में लिखते हैं, तो वो बिल्कुल लिबर्टी में होते हैं, एकदम स्वतंत्र रूप से लिखते हैं। तो इस बिकॉज ही वॉज अ ट्रू, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक पोएट हैं, सच्चे पोएट हैं, एंड डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। और इस लाइन को सुनते ही आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि ये किसकी स्टेटमेंट है। तो बिल्कुल गाइज आप बिल्कुल करेक्ट है, ये डी ऑप्शन है, ये विलियम ब्लेक की स्टेटमेंट है। अब ये मैंने आपको पूरी स्टेटमेंट दे दिया है यहाँ। वैसे ज़्यादातर आती है कि मिल्टन इज डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, तो ये किसने कहा है? तो ये बिल्कुल, और ये पूरा स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया है किस प्रकार से है, ठीक है भाई। चलिए कहीं आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पैराडाइज लॉस्ट हैज़ इंस्पायर्ड द विजुअल वर्क्स बाय वेल नोन पेंटर। एक वेल नोन पेंटर हैं, पैराडाइज लॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं पैराडाइज लॉस्ट से। और हु एग्जीक्यूटेड अ सेट ऑफ 10 कलर एनग्रेविंग्स, एक अ सेट ऑफ 10 कलर एनग्रेविंग्स इन्होंने जो एग्जीक्यूट किया है तो 1984 में, तो वो कौन है? तो ये गाइज पहला ही ऑप्शन है, ये आपका साल्वेडर डेली जो है वो पेंटर है, ठीक। द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव, ये बुक जो है 1808 में आई है। इज़ एन इलस्ट्रेशन, ये एक इलस्ट्रेशन है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट का। तो ये किसकी है? तो विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ कॉलेज, जॉन कीट्स। तो ये आपके ऑप्शन ए करेक्ट है, यहाँ पे विलियम ब्लेक की है, बिल्कुल कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। द मैरिज ऑफ एवन एंड हिल, ये भी किससे जुड़ा है? ये भी गाइज बिल्कुल सी ऑप्शन पे आप जा सकते हैं इजीली। इसका नाम आते ही द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल डिस्क्राइब द पोएट्स विजिट टू हेल। ये जो हेल में विजिट कर रहा है पोएट, उसके बारे में बताया जा रहा है। ये एक डिवाइस है जो अडॉप्ट की गई है कहाँ से? दाते की डिवाइन कॉमेडी से एंड मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से। तो वो पोएट कौन है जिन्होंने ऐसा किया है? तो वो हमारे विलियम ब्लेक हैं। The value of a sentiment is the amount of sacrifice you are prepared to make for it. The value of a sentiment is the amount of sacrifice you are prepared to make for it. चलिए ये लाइन कहाँ की है गाइस? तो ये आपकी है आई थिंक बिल्कुल गाइज, ये आपकी हो जाएगी विंडोज से, है ना, विंडोज से। अच्छा कब? ये जॉन गाल्सवर्दी का है, ठीक है, गाल्सवर्दी का है, बहुत से बच्चों को पता भी होगा इसका, है ना, क्योंकि फेमस वर्क है गाल्सवर्दी के सारे। सोशल जो प्रॉब्लम्स थी उस पर वो लिखा करते थे, तो सोशल होती थी उनके जो नॉवल होते थे। अच्छा विंडोज़ कब आया था? तो देखिए विंडोज़ की बात करें तो ये आपका आया था कब? यस, ओके। विंडोज़ मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ गाइस विंडोज़ में ना, विंडोज़ के मामले में। चलिए मुझे इसका ईयर याद नहीं आ रहा। वैसे आप बिट ऑफ लव की बात करें तो ये 1915 में आया था, 1915 में आया था। कौन? आप बिट ऑफ लव। विंडोज़ चलिए बियॉन्ड का देखिए था, ये 1917 में आया था, ऐसे आप याद रख सकते हैं। देखिए 1915 में आपका बिट ऑफ लव आ गया,
फिर 2 साल बाद ही आपका बियॉन्ड आ गया, ठीक है भाई। और इसके बाद जो ये आपका सेंस प्रोग्रेस है, ये आई थिंक आपका आया था 1922 में, ये आया था आपका उसके साथ लॉयल्टीज के साथ 1922 में, ठीक है, ये करेक्ट है गाइस। इफ़ यू डू नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन। अगर आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं अपने, तो वो बिल्कुल आपका नहीं होगा। तो द लाइन इज फ्रॉम टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई है? बियॉन्ड है, स्वान सॉन्ग है, सिंग कहाँ से कर दिया मैं, टाइपो बहुत होते हैं मुझसे यार, टाइपो बहुत होते हैं गाइस, ये सॉन्ग है ना, तो स्वान सॉन्ग है, ठीक है। तो बियॉन्ड है, स्वान सॉन्ग है, विंडोज़ है, सेंस प्रोग्रेस है। तो देखिए ये आपका है बियॉन्ड, नहीं स्वान सॉन्ग से है गाइस, ये है ना, ये आपका बी ऑप्शन है, स्वान सॉन्ग से लिया गया है ये, जो कि जॉन गाल्सवर्दी का है। और ये आपका आया था शायद जनवरी 1928 में, ठीक है भाई। ये 1 जनवरी को आया था, 1 जनवरी को आया था और 1928 में आया था, ठीक है। बियॉन्ड का मैंने अभी अभी आपको बताया था 1917, ठीक है। सेंस प्रोग्रेस का आपका 1922। वंस आई आर व्हाट वन इज, किसी की आंखें वो कहती हैं जो वो व्यक्ति है ना। तो वंस माउथ, और किसी का मुंह जो है वो बात कहता है जो वो व्यक्ति बन जाता है, ठीक है। तो भाई द लाइन टेकन फ्रॉम, मतलब किसी की जुबान से ना हम उसको नहीं पहचान सकते। अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो ज़रूरी नहीं है बोल तो वो रहा है जो वो बन रहा है उस टाइम पर, है ना। चाहे वो भले ही झूठ बोले तो इसका मतलब झूठा बन रहा है, लेकिन आंखें वो कहती हैं जो वास्तव में वो व्यक्ति है, ठीक है। ये इस लाइन में कितनी अच्छी लाइन है, कितनी प्यारी लाइन है गाइस। अच्छा, इसमें ये किसकी है? फ्लावरिंग विल्डरनेस है, इसमें स्वान सॉन्ग है, विंडोजेस, सेंस प्रोग्रेस है। तो इसमें बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, ये आपका फ्लावरिंग विल्डरनेस से है, यानी कि ए ऑप्शन, जो कि आपका 1932 में आया था, ठीक है भाई। और 1932 में इनका नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, विच ऑफ ऑरलैंडोज बिलोंगिंग्स डज ओलिवर डिलीवर टू गैनीमेड, ऐसी कौन सी जो बिलोंगिंग है, वस्तु है ओलिवर की, ऑरलैंडो की, जो ओलिवर गैनीमेड को देता है। तो आ लेटर है वो, आ ब्लडी हैंडकरचीफ है, आ स्कार्फ है, आ नाइफ है। देखिए इसमें होता क्या है, जब वो जंगल में आता है ओलिवर, ऑरलैंडो का बड़ा भाई, तो वहाँ पे लॉयन उस पर अटैक करता है, ठीक है भाई। तो ये अपनी जान पे खेल के जो ऑरलैंडो होता है वो उसको बचाता है, तो वो थोड़ा जख्मी हो जाता है। तो उसका जो हैंकी होता है, ब्लडी खून से सना हुआ जो हैंकी, तो वो कहता है कि ऑरलैंडो से, और मतलब अपने भाई ओलिवर से कहता है ऑरलैंडो कि तुम ये जा करके गैनीमेड को दे देना, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, उसको पसंद करता है, तो गैनीमेड को वो दे देना चाहता है। तो ये गाइस आप ब्लडी हैंडकरचीफ आपका आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ इज़ इट ब्रेकिंग विद थिएट्रिकल कस्टम टू हैव रोजलिन परफॉर्म द एपिलॉग। आपको पता है कि जो एपिलॉग जो रोजलिन है एज यू लाइक इट में जो एपिलॉग बोलती है, जो लास्ट में होता है किसी भी बुक के बारे में, उसको एपिलॉग कहते हैं। तो उस एपिलॉग को रोजलिन बोलती है। तो ऐसी कौन सी कस्टम होती है थिएटर की जो वो तोड़ देती है रोजलिन, ऐसी क्या मतलब पहले से होता चला आ रहा है जिसको उस टाइम पे उसने तोड़ा। तो सी इज़ अ फीमेल कैरेक्टर, एपिलॉग्स आरंट यूजली परफॉर्म्ड, मतलब वो फीमेल कैरेक्टर है, उसने पहली बार बोला। या फिर एपिलॉग यूजुअली परफॉर्म ही नहीं होते थे, या फिर सी एड्रेस, उसने वुमेन्स को एड्रेस किया, या फिर इट्स बेड लक, या फिर खराब लक था। तो कौन सा होगा इसमें से? तो ये आपका बन जाएगा क्या? यस, क्वेश्चन बढ़िया है ना भाई, क्वेश्चन बढ़िया है। और ये आपका बन जाएगा मेरे हिसाब से क्या? वुमेन है वो, है ना, ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। मेरे फीमेल करेक्टर है, फीमेल करेक्टर, यही कस्टम तोड़ी थी उसने, कोई दिक्कत नहीं है। विच कैरेक्टर डज नॉट गेट मैरिड एट द एंड ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट। विच कैरेक्टर डज नॉट गेट मैरिड, मतलब एज यू लाइक इट के एंड में कौन से कैरेक्टर की शादी हुए बिना रह जाती है, कौन सा कुआरा रह जाता है, ये बताना है बेसिकली। तो टचस्टोन है, ओलिवर है, कॉरिन है, सिल्वियस है। देखिए टचस्टोन की हो जाती है, ओलिवर की हो जाती है, सिल्वियस की हो जाती है, फीबे से, है ना। तो कॉरिन की नहीं होती, ये बेचारा रह जाता है। सी ऑप्शन है यहाँ पे गाइस।
एज यू लाइक इट इज़ अ पास्टोरल कॉमेडी, पास्टोरल है ये एक शेक्सपियर का। तो इज बिलीव्ड टू बी रिटन इन, कब माना जाता है कि ये कब लिखा गया है, और पब्लिश तो ये फर्स्ट फोलियो में हुआ है पहली बार, लेकिन ये लिखा कब गया है, इसकी जो है राइटिंग डेट है कब है, तो ये 1599 है। पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इन एज यू लाइक इट, ये क्या है, फीबे होना चाहिए, फीबे, फीबे, PH, एक सेकेंड भैया ना, एक सेकेंड, ये फीबे होना चाहिए, PH है ना, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, PHOEBE, फीबे, फीबे है ये। तो फीबे रेफर्स अ लाइन, एज यू लाइक इट में फीबे एक लाइन को रेफर करते हैं। हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, मतलब हु एवर लव्ड, प्यार क्या है, मतलब कौन कर रहा है प्यार, अगर पहली नज़र में प्यार नहीं हुआ तो क्या है प्यार, है ना। तो टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया इसको, वेयर हैज़ पब्लिश्ड इन 1598, व्हेन वाज पब्लिश्ड, और कब हुआ ये, 1598 में पब्लिश हुआ था ये एज यू लाइक इट। तो इसमें बता दीजिए फटाफट से, 99 में लिखा गया था। तो यहाँ ये लाइन जो है फीबे की मार्लोज हीरो एंड लिएंडर से है, द पैशनेट पिलग्रिम सेफर्ड टू हिज लव से है, या फिर मार्लोज डिडो क्वीन ऑफ कार्देज है, या फिर मार्लोज द ज्यू ऑफ माल्टा है। तो ये ए ऑप्शन है, मार्लो का जो हीरो एंड लिएंडर है ना, उसी से इसको जो है लिया गया है। हु ऑब्जेक्टेड टू द इमोरलिटी ऑफ द कैरेक्टर्स एंड टच स्टोन्स कंसेंट क्लोनिंग इन एज यू लाइक इट, कॉन्स्टेंट, लगातार, है ना, लगातार एक क्लोनिंग के रूप में उसका काम करना, किसका, टच स्टोन का। किसने इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया है, किसने इस चीज़ का मतलब विरोध किया है, इमोरलिटी ऑफ द कैरेक्टर, इस तरीके से किसी कैरेक्टर की इमोरलिटी को किसने ऑब्जेक्ट किया है, तो T.S. इलियट है, टॉलस्टॉय है, डॉक्टर जॉनसन है, या फिर जॉन ड्राइडन है। यस, तो इसमें आपका हो जाएगा भाई टॉलस्टॉय, है ना, टॉलस्टॉय हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन है, ठीक है। चलो, द एंटिसिपेशन एंड आंसरिंग ऑफ पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स इन रिटोरिकल फीट, तो यहाँ पे बताना है आपको कि द एंटिसिपेशन एंड आंसरिंग ऑफ पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स इन रिटोरिकल फीट, इसको क्या कहते हैं, तो ये आपका प्रोलैप्सिस होना चाहिए, ए ऑप्शन। एंटिसिपेशन है और आंसरिंग है पॉसिबल ऑब्जेक्ट का इन रिटोरिकल फीट, है ना, किसी भी अच्छी सी लैंग्वेज में, रिटोरिकल फीट में। आ मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ वन शॉर्ट सिलेबल, जिसमें एक शॉर्ट सिलेबल हो और एक लॉन्ग, शॉर्ट को हम क्या कहते हैं, अनस्ट्रेस्ड भी कहते हैं, और लॉन्ग को हम स्ट्रेस्ड भी कहते हैं। तो इसमें क्या बनने वाला है भाई, है ना, तो इसमें क्या बनने वाला है, जिसमें एक शॉर्ट हो पहला, ये आइएम्बस ही होता है, आइएम्बिक पेंटामीटर का जो है आइएम्बस ही होता है, ठीक है ना, आइएम्बस, आइएम्बस का क्या होता है, ट्रोके, है ना, इसका अपोजिट होता है ट्रोके, जिसमें स्ट्रेस्ड पहले आता है फिर अनस्ट्रेस्ड आता है, ठीक है। तो ये आइएम्बस बनेगा आपका, जहाँ पे शॉर्ट हो और उसके बाद जो है मतलब अनस्ट्रेस्ड हो और उसके बाद स्ट्रेस्ड हो, यानी कि लॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका आइएम्बस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वी यूज़ दैट, दैट का प्रयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या डिटर्मिनर के रूप में करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, इसके रूप में हम दैट का यूज़ करते हैं। हाँ, तो आसान सा क्वेश्चन है भाई, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम इसको डिटर्मिनर के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं हम लोग, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी इसका यूज़ होता है। आ डैश ऑफ पार्ट्रिज, पार्ट्रिज क्या होते हैं गाइज, ये एक बर्ड होती है जिसको कहते हैं तीतर, ठीक है, तीतर कहते हैं इसको, और तीतर के इस जो ग्रुप को हम कहते हैं कॉवरी, कलेक्टिव को कोवरी कहते हैं, ठीक है भैया। और ग्रुप आपका किसी भी चीज़ का हो जाता है, शेप हो जाएगा आपका जो ग्रेन होता है, शेप तो ग्रेन के लिए होता है, ठीक है, ग्रेन के लिए, और कोवर आपका होता है सिंगर्स के लिए, ठीक है, सिंगर्स के लिए। चूज द इनकरेक्ट मैच, यहाँ पे एक तरफ तो मैस्कुलाइन है आपके और दूसरी तरफ फेमिनाइन है, तो आपको इनकरेक्ट मैच देना है यहाँ। तो भाई मर्डर का मर्डरेस हो गया, ठीक है, ये करेक्ट है बिल्कुल, और सेफर्ड का सेफर्डेस सही है। ये क्या है, सोर्सरर का सोर्सररी नहीं हो, सोर्सररी नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता, मतलब ये होता होगा आपका SORCERY, ऐसे होता है ये, ठीक है, इतना लेंदी नहीं होता ये।
चूज द इनकरेक्ट मैच, इसमें भी इनकरेक्ट मैच देना है आपको। देखिए प्रिंस का प्रिंसेस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये ऐसी है, बाद में ये ऐसी है यहाँ पे ना प्रिंसेस, ठीक है, टाइपो बहुत हो रहे हैं। अच्छा प्रोपेट का प्रोफेटेस हो गया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेटिक्स हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये गलत है आपका, क्योंकि जो प्रोजिक्यूटर है ना उसका प्रोजिक्यूट रेस भी होता है, ठीक है। रेक्स भी लगा सकते हैं आप बाद में, ट्रैक्स मतलब, या फिर आप ट्रिक्स भी लगा सकते हैं, ट्रिक्स भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रीफिक्स फॉर डिसेंट, डिसेंट का प्रीफिक्स क्या होता है, डिसेंट का प्रीफिक्स क्या लगेगा इसमें, तो इनडिसेंट लगता है ना, इनडिसेंट, तो पहला ही है, डी है ना। स्ट्रेंज फ्रेंड, पास्ट, प्रेजेंट एंड टू बी लव्ड डीपलियर, अंडरस्टूड, टेनिसन, व्हाट स्पेशल फीचर ऑफ कंस्ट्रक्शन डू यू फाइंड इन द लाइन्स अबोव। इन लाइन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंज फ्रेंड, पास्ट, प्रेजेंट एंड टू बी लव्ड डीपलियर, अंडरस्टूड, तो यहाँ पे कौन सा फीचर ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रहा है, क्या फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एडवर्ब है, द यूज़ ऑफ आर्किक वर्ड है, या फिर आर्किक मतलब जो पुराने वर्ड, जो आर्किक वर्ड ऐसे होते हैं जो चीज़ें पहले थी नहीं लेकिन मतलब हाँ उनका वर्णन उसमें दिया गया है ना, उस टाइम पे थी नहीं जिस टाइम की वो घटना है, लेकिन फिर भी हमने उसको ऐड कर दिया, तो ऐसी चीज़ को आर्किक वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का ओमिशन है यहाँ पर, या फिर द यूज ऑफ द इम्पेरेटिव, क्या यहाँ पे आप लगाएंगे, यस तो देखिए इसमें आपका बन जाएगा सी ऑप्शन है, यहाँ पे ओमिशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है ना, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच का ओमिशन किया गया है, ठीक। चलो, आस्क डैश मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रे मैन, तो यहाँ क्या होगा, आस्क इन, आस्क बाय, आस्क फॉर, आस्क फ्रॉम, कौन सा होगा इसमें, तो ये आस्क फॉर होगा, ठीक है, आस्क फॉर। इट इज़ अ ट्रांसलेशन डैश होरेस इज आर्स पोएटिका, होरेस की आर्स पोएटिका है तो उसकी ये ट्रांसलेशन है, तो टू होगा, ट्रांसलेशन टू होगा, ट्रांसलेशन इन, फ्रॉम या ऑफ, क्या लगेगा इसमें, तो इसमें आपका लगना चाहिए भाई ऑफ, है ना, ट्रांसलेशन ऑफ, डी सही है। तो यही थे हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं, आई होप आपको क्लियर होंगे क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए फटाफट से गाइज, और लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, और फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।